गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर वाटर। बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का 5th चैप्टर वाटर। तो इस चैप्टर के अंदर पानी के बारे में, वाटर के बारे में बताया गया है। हम सभी को पता है जो पानी है वो हम सभी के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिविंग बींग्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और हम सब भी आते हैं। तो हम लोग वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते। जो पानी है वह नेचर का बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है और यह हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी अर्थ का जो 71% है वो पानी से कवर है और हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशियन, सीज, बेज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सभी के अंदर पानी पाया जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फैसिलिटीज़, सर्कुलेशन मीन्स जो पानी है वो सर्कुलेट होता रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की वजह से, भाप की वजह से ऑलमोस्ट 90% ऑफ मटेरियल्स, और लगभग 90% जो मटेरियल्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसीलिए जो वाटर है उसे सबसे बड़ा सॉल्वेंट भी कहा गया है। वाटर साइकिल, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल। अब देखिए वाटर साइकिल, जिस प्रकार से साइकिल का जो पहिया होता है उसका ना तो एंडिंग पॉइंट होता है ना ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी प्रकार से जो वाटर है उसकी भी एक साइकिल चलती है। जो पानी हमारी अर्थ का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर जाकर उसके बादल बनते हैं। बादल से फिर जब वो दोबारा से उससे बादल से बारिश होती है और बारिश का पानी क्या है फिर से वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। अब देखिए इसमें जो वाटर है वो हमारी अर्थ की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो पानी है, वाटर है, वो सन की हीट से इवापोरेट हो जाता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। अब जो ये इवापोरेट वाटर है इसे वाटर वेपर का नाम दिया गया है। भाप, इससे भाप बनती है और जब ये वाटर वेपर ये हल्की होती है तो ये हवा से ऊपर उड़ जाती है। ऊपर जाकर क्या है, इट लॉसेस इट्स हीट एंड प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है, ऊपर जाकर ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस के द्वारा जो वाटर वेपर है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इससे क्या है, बारिश होती है, स्नोफॉल होती है और जो वाटर है वो वापस फिर से अर्थ के ऊपर रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में फिर से आ जाता है। इस प्रकार से ये जो पानी है वह ओशियन से गया था और वापस ओशियन में ही आ जाता है। इसका देयर इज नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड इज कॉल्ड द वाटर, और इसे ही वाटर साइकिल का नाम दिया गया है। अब आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर देखो आपको अच्छे से दिखाया गया है कि जो पानी है, देखो रेड कलर के जो एरो हैं, ये पानी है समुद्र से भाप बनकर उठता है और ये भाप बनने के बाद ये जब सन की हीट की से क्या है, भाप बनती है और भाप बनने से सारा पानी ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनने के बाद ये या तो स्नो के रूप में नीचे आता है, जो माउंटेन एरिया वहाँ पर स्नो के रूप में आता है, और या बारिश के रूप में नीचे आता है। बारिश के रूप में आने के बाद ही वापस से फिर से ओशियन में ही मिल जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे वाटर साइकिल कहा गया है। आगे अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट। जो हमारी ग्लोब के ऊपर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अलग है। नॉट ऑल प्लेसेस, हर जगह पर क्या है, समान मात्रा में पानी नहीं है। कहीं पर पानी बहुत अधिक मात्रा में है, कहीं पर पानी की बहुत अधिक कमी पाई गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज डिटरमाइंड बाय देयर एरिया। जो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जो पानी है वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग और उसकी डेप्थ यानी कि उसकी गहराई के अकॉर्डिंग उसमें पानी होता है। जिस प्रकार से अगर 2 साइज के बर्तन लिए गए हैं, उसमें एक बर्तन की गहराई ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है उस बर्तन के अंदर पानी अधिक मात्रा में आएगा। और बिगर एंड वाटर डीपर वाटर बॉडी इज मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी, इसके अंदर अधिक मात्रा के अंदर पानी आएगा। अब ये आपको जो डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दिखाया गया है। हमारी अर्थ के ऊपर जो टोटल 100% वाटर, उसमें से 97.5% जो वाटर है वो लेक्स में, सीज में चला गया है, जो सैलाइन वाटर है। अब जो 3% वाटर बचता है फ्रेश वाटर, वो 2.5% वाटर है जो फ्रेश वाटर है, लेकिन उस फ्रेश वाटर के अंदर से भी अलग अलग तरीके से, तो 0.1% हमारे पास जो पानी है वो फ्रेश, मतलब उससे हम
पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को ख़राब नहीं करना चाहिए। वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है बेटा ओशियंस। अब देखिए ओशियंस में, ओशियंस जैसा हम सभी को पता है, जो ओशियन है वो सारी वाटर बॉडीज़ में सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। हमारी अर्थ के ऊपर सब मेजर बड़े बड़े 5 ओशियंस हैं, जिसमें पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन इन सभी में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अनलाइक रिवर्स और स्ट्रीम्स, ओशियंस हैव सैलाइन वाटर। हम सभी को पता है जो ओशियंस होते हैं उसका जो पानी होता है वो खारा होता है और यह हमारे पीने के लिए सही नहीं होता है। रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, इसका रीज़न क्या है बेटा? जो ओशियन का पानी है वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन रिवर्स का, लेक्स का, स्ट्रीम्स का पानी बहता रहता है। तो जो बहता हुआ पानी होता है वो हमेशा फ्रेश रहता है। लेट्स लुक सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ओशियंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा देखिए जो मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन के अंदर, वह पूरे हमारी अर्थ के ऊपर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अब है टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। जो ओशियन का पानी है उसका तापमान, द सन, ये हीट का जो सबसे मेन सोर्स है वो सन है। बट टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। लेकिन जो ओशियन का पानी है उसका टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। वाटर इज वार्मर नियर इक्वेटर। जो इक्वेटर के पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ का पानी बहुत गर्म होता है। टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज वी मूव टुवार्ड्स द पोल्स। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोल्स की साइड जाते हैं, तो जो वाटर का टेम्परेचर वो डिक्रीज़ होता जाता है, वो घटता जाता है। और वो उस साइड जाने से जो पानी है वो ठंडा होता जाता है। वो पोल्स के ऊपर जाकर पानी बिल्कुल होता ही नहीं है, वहाँ पर चारों तरफ आइस ही आइस होती है। इट इज़ ऑल्सो डिक्रीजेज विद डेप्थ ऑफ। जैसे जैसे हम ओशन की गहराई में जाते हैं वहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बहुत अधिक बड़ी मात्रा के अंदर ओशियन के अंदर नमक घुला हुआ होता है और जिसकी वजह से जो पानी होता है वो साल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है। और जो कॉमन सॉल्ट है वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ओशियन के वाटर का। फॉर एवरी 1000 ग्राम ऑफ ओशियन वाटर, अगर एग्जाम्पल के लिए 1000 ग्राम ओशियन वाटर का जो पानी होता है उसके अंदर 35 ग्राम जो नमक होता है वो उसमें घुला होता है। और इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट द सैलाइन वाटर सैलिनिटी वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम ओशियन। एक ही ओशियन के अंदर जो सैलिनिटी होती है यानी कि जो नमक की मात्रा होती है वो एक ही ओशियन के अंदर अलग अलग पाई जाती है। आगे है ओशियन सर्कुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग ओशियन सर्कुलेशन। जब हम किसी बीच पर जाते हैं एग्जांपल के लिए तो हम क्या देखते हैं कि जो ओशियन है उसके अंदर कुछ वेव्स, लहरें उठती हैं। अनलाइक पोन्ड्स एंड लेक्स ओशियन वाटर इज़ नेवर स्टिल। जिस प्रकार से पोन्ड्स का, लेक्स का पानी क्या है, स्थिर रहता है, लेकिन ओशियन का पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा हिलता रहता है। वाटर इज़ नेवर, अनलाइक पोन्ड्स एंड लेक्स ओशियन वाटर इज़ नेवर स्टिल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। अब ओशन के पानी के अंदर 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। अब देखिए ये तीनों क्या होते हैं। वेव्स देखिए सबसे पहले, रिदमिक अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव्स। रिदमिक मतलब एक बार ये पानी ऊपर उठता है, एक बार फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से ये अप डाउन पानी जो होता है उसे वेव्स, लहरें कहा जाता है। व्हेन द वाइंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर सरफेस वेव्स आर फॉर्म्ड। जब समुद्र के पानी के ऊपर से हवा, बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो वो उसके द्वारा लहरों का निर्माण होता है। और जो लहरों की जो स्पीड होती है वो, जो वेव्स की जो स्पीड और शेप होती है वो हवा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हवा कम होगी तो वेव्स भी कम ऊंची होंगी, अगर हवा तेज़ होगी तो वेव्स भी बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। और जब तूफ़ान आता है तो जो ह्यूज वेव्स, जो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो बड़ी बड़ी ऊंची विशाल जो लहरें उठती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची विशाल लहरें होती हैं, उसकी वजह से तूफ़ान आता है। और जो ओशन का जो वाटर है वो अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की वजह से क्या है, ये हिलता रहता है और इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं उसे सुनामी कहा जाता है। अब देखिए सुनामी क्या है। भारत के अंदर जो हम 2004 के अंदर जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर एक बहुत ही भयानक सुनामी आई थी। जो सुनामी होती है वो बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें होती हैं और जो लार्जेस्ट सुनामी थी वो 150 मीटर तक की ऊंचाई की उसकी लहरें थी। और स्पीड ऑफ दीज वेव्स, और इन लहरों की जो स्पीड थी वह 700
किलोमीटर पर आवर थी। भारत के अंदर 2004 में सुनामी आई थी, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही अधिक नुकसान हुआ था। कोस्टल जो एरियाज थे, जिसमें अंडमान निकोबार ने सबसे ज़्यादा, वहाँ पर सुनामी की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। लगभग 1 लाख लोग उससे तबाह हो गए थे। और इसके अलावा अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट था, वो सुनामी के बाद पानी के अंदर डूबकर ख़त्म हो गया था। 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट था, वो सुमात्रा, इंडोनेशिया में सुमात्रा का जो वेस्टर्न कोस्ट था वो पूरा हिल गया था। और रिक्टर स्केल के ऊपर इस अर्थक्वेक की मेजरमेंट 9.1 थी, जो बहुत ही अधिक होती है। और इसकी वजह से क्या है, समुद्र के ओशियन, जो इंडियन ओशियन था, उसके अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। और ये अब तक का उस समय का वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था। और इसकी यह ओशन फ्लोर से 20 मीटर ऊंचाई तक की इसकी लहरें उठी थी। और जो ये सुनामी आई थी, इसकी वजह से इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, इसके समेत टोटल 11 कंट्रीज़ थी जो इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। और इस सुनामी की जो वेव्स की थी, वो 800 किलोमीटर पर आवर थी। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसकी जो सुनामी की लहरें थी वो उठ रही थी। और इनकी जो हाइट थी वो 20 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। और इसके अलावा जो ये लहरें थी, वो समुद्र की गहराई के अंदर भी 3 किलोमीटर की गहराई तक ये जा रही थी। तो इस प्रकार से जो उस समय जो ये सुनामी आई थी, उससे भारत के अंदर अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया था, बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। और इसके अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या के अंदर लोगों की डेथ हो गई थी, लोगों के घर तबाह हो गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये था बेटा सुनामी। आगे अब देखिए टाइड्स होता है ज्वार भाटा। टाइड्स रेफर टू राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे इन अ रिदमिक मैनर। टाइड्स क्या होते हैं, जो राइज एंड फॉल, पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे गिरना, ये दिन के अंदर 2 बार होती है प्रक्रिया, तो उसे टाइड कहा जाता है। दे अकर एट रेगुलर इंटरवल्स, यह एक रेगुलर इंटरवल यानी कि अंतराल के अंदर आते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कॉजेज टाइड्स। और अर्थ और मून और सन का जो ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, खींचने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से टाइड्स, अर्थ के ऊपर टाइड्स आते हैं। Water on the earth closer to the moon gets pulled under its gravitational forces and causes tides. टाइड्स आर दी हाईएस्ट ऑन द फुल मून। अब जो जिस दिन फुल मून होता है उस दिन, यानी कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जो टाइड्स होती हैं, वो सबसे अधिक ऊंचाई की टाइड्स आती हैं। उस समय क्या होता है, सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन के अंदर होते हैं और इसे स्प्रिंग टाइड का नाम दिया जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून सरफेस ऑफ ओशन इज ड्रॉन इज डायगनली अपोजिट। और जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो उसकी वजह से क्या है, जो लहरें होती हैं, जो टाइड होती है, वो लो हो जाती है। और इस लो टाइड को नीप टाइड के नाम से जाना जाता है। और जो ये टाइड्स होती हैं, हेल्प्स शिप टू अराइव एट द हार्बर इजीली। दीज टाइड्स ऑल्सो मेक द फिश गो टुवर्ड द शोर वेयर फिशरमैन आर एबल टू कैच दैम। और इसकी वजह से क्या है, जो फिशरमैन होते हैं उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि आज आपको उस एरिया में जाकर फिशेस को कैच करना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपका था बेटा टॉपिक टाइड्स का। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। अब देखिए ओशियन करंट क्या होता है। ओशियन करंट्स आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओशियन करंट क्या होता है, ओशियन करंट अर्थ की सरफेस, ओशन का जो सरफेस एरिया होता है उसके अंदर जब वाटर फ्लो करता है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब वो वाटर फ्लो करता है, तो उसे एक ओशन करंट कहा जाता है। ये जो करंट्स होते हैं वो कोल्ड और वार्म दोनों तरह के हो सकते हैं, ठंडा और गर्म। लैब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म। जो लैब्राडोर का जो करंट होता है वो ठंडी लहरें होती हैं और गल्फ स्ट्रीम की जो लहरें होती हैं वो
गर्म लहरें होती हैं। जो ठंडी लहरें होती हैं कैरी वाटर फ्रॉम पोल्स, हैंस द वाटर इज कोल्ड। जो ठंडी लहरें होती हैं वो उनका जो पानी होता है वो पोल्स की साइड से आता है, इसलिए वो ठंडा होता है। वार्म करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम इक्वेटर, और जो वार्म करंट्स होती हैं वो पानी इक्वेटर की साइड से आता है, इसलिए वो पानी गर्म होता है। ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑल ओवर द ग्लोब, और ओशन करंट की वजह से जो पूरे अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए वार्म करंट हेल्प इन ब्रिंगिंग वार्म टेम्परेचर, जो वार्म करंट्स आते हैं, लहरें आती हैं, उनकी वजह से लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। और प्लेसेस वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट, और ऐसा एरिया जहाँ पर कोल्ड ठंडी लहरें और गर्म लहरें मिलती हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फिशिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना गया है। सीज अराउंड जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच फिशिंग ग्राउंड, मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट ऑल्सो कोज फॉग। इसमें देखो बेटा क्या होता है, जब गर्म लहरें और ठंडी लहरें एक स्थान पर आकर मिलती हैं तो उसकी वजह से बहुत गहरा वहाँ पर फॉग हो जाता है, और जो लेकिन इसकी वजह से क्या है, जो नाविक है उनको बहुत अधिक डिफ़िकल्टी होती है, बहुत अधिक उन्हें समस्या आती है। तो ये आपका था ओशियन करंट का टॉपिक। तो ये आपका चैप्टर था बेटा। इसके अंदर ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये आपको ये दिखाया गया है, ये आपका टाइड का डायग्राम था, और आगे ये ओशन करंट का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को देखिए, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस डायग्राम के अंदर देखो यही दिखाया गया है कि जो ये स्प्रिंग टाइड है इसके अंदर देखिए अर्थ, मून और ये सन है, तीनों एक ही रो के अंदर दिखाए गए हैं। और जो नीप टाइड होता है उसके अंदर अर्थ और मून ये तो एक ही शेप में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, बट जो सन होता है वो इनके अपोजिट होता है। तो इस वजह से क्या है, ये जो टाइड बनते हैं वो नीप हो जाते हैं, मतलब लोअर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नीप टाइड का नाम दिया गया है। तो ये आपका इसके बाद आपका करंट का टॉपिक था। इसके अंदर आपका ये मैप दिखाया गया है, इसमें यही दिखाया गया है कि पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसके अंदर कोल्ड और वार्म जो करंट्स आती हैं, यानी कि जो लहरें उठती हैं समुद्र से, बड़े बड़े जो हमारे पैसिफिक जो बड़े बड़े ओशियंस हैं उसके अंदर जो लहरें उठती हैं उसको इसके अंदर शो किया गया है, उसको इसमें दर्शाया गया है। और इसके अकॉर्डिंग आपको जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और इसके अंदर जो बड़े बड़े ओशियंस हैं, ये पैसिफिक ओशियन, ये साउथ अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक, तो ये सारे इसके अंदर दिखाए गए हैं। इसके अंदर अलग अलग जैसे ये बुक में दिखाया है, जो ब्लू कलर से दिखा रखी हैं तो कोल्ड यानी कि ठंडी हैं, और जो रेड कलर से दिखाई गई हैं ये गर्म लहरें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो बेटा ये आपका टॉपिक था। अगर आपको ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।